तो आज हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे ना आप लोगों को इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम के लिए ना एक इक्वेशन यहाँ देखें। इक्वेशन मैंने इस पिक्चर में इमेज में डाला हुआ है कि आप लोगों को एक इक्वेशन निकालनी पड़ती है। हाँ, अगर आप लोगों को ये नहीं निकालनी आती तो इसका एक आसान तरीका कार भी मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया था। तो ये ट्रिक्स हैं, आप लोगों को पूरी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने डायरेक्ट क्या करना है कि इन पॉइंट्स को याद कर लेना है, और इन दोनों को भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट को याद रखिएगा, उस पॉइंट को राइट कर लीजिएगा अपने पेपर की बैक साइड पे या कहीं भी। आप लोग अगर याद रखेंगे इसको, क्या कीजिएगा, अपने जहन में थोड़ी देर के लिए रिवाइज कीजिएगा कि हाँ ये चीज चल रही है। तो अगर सिचुएशन जो भी होगी आप लोग उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि क्या चीज चल रही है। सबसे पहले मैं वैसे ये भी समझाऊंगी, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग ये वाला तरीका कर लीजिएगा, ये ना कीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक्स अगर देखेंगे तो वहां पे ये जो इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप लोगों ने कंसंट्रेशन कहा था, उसकी फॉर्म में लिखी हुई मिल जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये है प्रोडक्ट। कैसी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो एक प्रोडक्ट होगा ये वाला, जिसकी कंसंट्रेशन होगी एक्स ओवर वी। कैसे? सबसे पहले क्या है कि आप लोगों का रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब टाइम जीरो है तो आप लोग कहते हो कि जो भी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, वो रिएक्टेंट की है। तब जो एक्स है यानी कि प्रोडक्ट है वो जीरो होते हैं, दोनों के दोनों जीरो होते हैं। लेकिन अगर आप लोग टाइम एट इक्विलिब्रियम की बात करते हो, केसी की वैल्यू मोस्टली वहां पे ही की जाती है कैलकुलेट, तो कहता है कि आप लोग क्या करो कि आप लोगों का जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक्स की फॉर्म में, लेट्स सपोज उसने कहा था कि एक्स की फॉर्म में बनना शुरू हो गया, एक्स एंड एक्स। और ये क्या होगा, ये उतनी ही क्वांटिटी से कम हो जाएगा, यानी ए माइनस एक्स। ए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी और माइनस एक्स करके इसका प्रोडक्ट। आपको फर्स्ट ईयर की बुक में ये पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी। समझाना सिर्फ ये था कि अगर प्रोडक्ट लिख रहे हो कंसंट्रेशन की फॉर्म में, तो आप लोग कहते हो कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके नंबर ऑफ मोल है एक्स और इसके भी एक्स है। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम करोगे तो एक्स ओवर वी इसका आ जाएगा, एक्स ओवर वी इसका भी आ जाएगा। दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ऊपर वाले में जगह में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। रिएक्टेंट में क्या आएगा, ए माइनस एक्स ओवर वी। तो नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स ओवर वी। इसका जो डिवाइड बाय वी स्क्वायर था वो नीचे आ जाएगा, इसका जो डिवाइड बाय वी था वो सबसे ऊपर चला जाएगा। कटा कटाया सारा कुछ आप लोगों को बिल्कुल फाइनल फॉर्म मैंने लिखी है। लेकिन बाकी चीजें भी, चीजें जो आप लोगों को मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर की, आप लोगों की चैप्टर नंबर 8 है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे इजीएस्ट वे है कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया, किस तरह से इसने मॉडिफाई करके लास्ट फॉर्म लिखी है। ये आसानी से सब बच्चों का आता होगा, मुझे पता है। तो आप लोग जब कैंसिल आउट करते हो चीजों को तो ये एक फाइनल फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट था 1 मोल, प्रोडक्ट बने हैं 2 मोल, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। ये सिचुएशन है, ये वाली। सॉरी, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना चाहिए था मुझे, इधर प्रोडक्ट और इधर रिएक्टेंट था, ठीक है, इधर आ रहा है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट के लिहाज से, तो जो इक्वेशन आती है, जो भी आप लोगों की केसी की फाइनल फॉर्म आती है, उसमें वॉल्यूम का रिलेशन केसी के साथ इनवर्स होता है, ठीक है। केसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, दोनों तरीके से याद रख लीजिएगा। अब अगर आप लोग वॉल्यूम को बढ़ाते हो, अगर मैं इस वॉल्यूम को इंक्रीज करती हूँ, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इस केसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि केसी की वैल्यू, बेसिकली केसी तो नहीं चेंज होती, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको क्यूसी कहा जाता है, क्वोशिएंट कहा जाता है कि क्यूसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो इसको दोबारा से ली चैटरी प्रिंसिपल का कहता है कि सिस्टम इस तरह से करेगा रिएक्ट के, वो दोबारा से अपनी पोजीशन या अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबलाइज कैसे होगा, अगर केसी कम हो गई है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बन रहा है। केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी प्रोडक्ट कम बन रहा है तो आपका रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, फौरन से प्रोडक्ट बनेंगे और दोबारा से रेशियो ऐसी हो जाएगी कि केसी की वैल्यू दोबारा रीगेन हो जाएगी। लेकिन अगर इसी वॉल्यूम को मैं क्या करूं, इस वॉल्यूम को, इसको डिक्रीज करूं, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगी तो केसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर केसी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, सो दैट के वो दोबारा से केसी की वैल्यू को रीगेन कर सके। इसको मैं आर कर देती हूँ, इसकी आप टेंशन ना लें। ये यहाँ पे देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसको स्टेबलाइज करेगी। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, केसी आगे चली जाएगी। अगर केसी बहुत ज्यादा होती है तो वो रिएक्शन क्या करेगा, वो दोबारा से अपने आप की पोजीशन स्टेबलाइज करने के लिए, रीगेन करने के लिए, वो दोबारा से क्या करेगा, अपने आप को पीछे लेके जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे।
तो यहाँ वाली जो इक्वेशन है, ये यहाँ तो इक्वेशन से याद रख लो या पॉइंट याद रख लो, सिर्फ ट्रिक याद रख लो। ट्रिक क्या है कि आप लोग क्या कहो, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के मोल, जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है उसमें प्रोडक्ट के मोल ज्यादा बन रहे हैं, तो आप लोग अगर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो जो है आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। बिल्कुल इससे उलट ये वाला पॉइंट है, जिसमें आप लोगों के रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए। इन दोनों इक्वेशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के लिहाज से, लेकिन अगर अगला जो पेज है जिसपे इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। अगर आपको एक पॉइंट क्लियर है ना, तो दूसरा पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वॉल्यूम और केसी का आप लोगों ने सिर्फ ये इक्वेशन निकालनी है इसकी फाइनल फॉर्म, क्योंकि इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको रिएक्शन आ सकता है, आप लोग क्या करो, उसकी केसी की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल लो। जब आप लोग इस फॉर्म में निकाल लोगे तो आप देखो केसी और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है। इधर आ रहे हैं इनवर्स, मैं वॉल्यूम बढ़ाती जा रही हूँ, केसी कम होती जा रही है। इसका मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्शन में रिएक्टेंट जितने भी होंगे वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के फॉरवर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। एक मैं इसकी ना दूसरी भी मिसाल, यहाँ पे अभी प्रेशर मैंने लिख दिया ना, यहाँ देखे 2 और 1 3 मोल्स हैं रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट हैं 2 मोल। तो यहाँ पे जो केसी आ रहा है इसमें वॉल्यूम का केसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप वो लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाओगे इसका मतलब केसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर केसी बढ़ जाएगी इसका मतलब है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, तो प्रोडक्ट दोबारा से क्या करेंगे, डिसोसिएट बैक होंगे, दोबारा रिवर्स की तरफ जाएंगे ताकि रिएक्टेंट को बैलेंस आउट कर सके। तो यहाँ पे इसके साथ जब डायरेक्ट रिलेशन आएगा, तो वहां पे आप लोगों ने वॉल्यूम को करना है डिक्रीज, सो दैट मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए वॉल्यूम जितना ज्यादा डिक्रीज करते जाओगे, केसी डिक्रीज होती जाएगी। केसी को रीगेन करने के लिए रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से केसी दोबारा रीगेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम की समझ आ गई है तो मैं आप लोगों को प्रेशर वाला नहीं पढ़ाऊंगी। वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन होगा प्रेशर के साथ उसका उल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में देखें, इधर वॉल्यूम के साथ इनवर्स है, बट प्रेशर के साथ क्या होगा, डायरेक्ट। वजह, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर यहाँ पे केसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। जहां पे वॉल्यूम का ये इफेक्ट है, वहां पे प्रेशर का इससे उलट होगा। दोनों के पॉइंट देख लें, बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, जो इक्वेशन है एनपी और एनआर वाली, सिर्फ वो चेंज है, ठीक है। जरा वो चेक कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं इसके बारे में। आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ो, मैं अगला पेज करती हूँ, वो भी पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, तो ये जो ये पीछे वाली सिचुएशन है, मैं ये वाली समझाती हूँ आपको। ये तो पीछे वाली जितने भी रिएक्शन थे ना, ये सिचुएशन ये वाली है जहां पे 3 मोल रिएक्टेंट के हैं और 2 मोल प्रोडक्ट है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट है। और इनकी जब भी केसी आएगी ना, इस सिचुएशन में केसी का हमेशा ऐसा रिलेशन आएगा जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड होगा, ठीक है। किसी भी आपको, आप 4 5 रिएक्शन ले लो, ऐसे ले लो जिनमें आधे हों, जिनमें जहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बाकी यादों में ज्यादा हो, ठीक है। आप सबकी केसी निकाल के देख लें। जिनमें प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं वो पीछे वाले थे, उनमें वॉल्यूम जो है वो नीचे आता है। जिनमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं उनमें वॉल्यूम हमेशा डायरेक्ट रिलेटेड होता है, ऊपर आता है, केसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। और अब मैं सिर्फ मैं प्रेशर का इफेक्ट देख रही हूँ ना, आप सिर्फ वॉल्यूम का याद रख लो। तो वॉल्यूम का याद रहेगा तो प्रेशर का भी याद रहेगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, उनमें से सिर्फ एक पॉइंट याद रहे तो बाकी 3 के 3 क्लियर हैं। एक आप अपनी मर्जी से याद कर लो। यहाँ देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है प्रेशर के साथ, तो प्रेशर इसका मतलब कैसे के साथ इनवर्स रिलेशन में है, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक वॉल्यूम इसके साथ डायरेक्ट है, तो प्रेशर के साथ ये इनवर्स में होगा। मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो केसी मेरी डिक्रीज हो जाती है। अगर केसी डिक्रीज होती है तो आप लोगों को केसी को दोबारा रीगेन करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, और वो कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर इंक्रीज, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये इधर सारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाती है। ये देखो, कह रही है, एक किसी ने कहा कि दोनों में डिक्रीज प्रेशर लिखा हुआ है, मैंने ना दोनों सिचुएशन बताई है, फॉरवर्ड वाली भी और रिवर्स वाली भी, ठीक है। लेकिन दोनों में सिनेरियो चेंज होगा। एक ये वाला मामला हो सकता है और एक मामला हो सकता है ये वाला, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ मैंने इसीलिए कहा ना, एक पॉइंट याद रख लो, प्रोडक्ट के मोल्स अगर ज्यादा है, इस रिएक्शन में देखो हाँ क्या प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, नहीं, ये सिचुएशन ये वाली है।
जो पीछे वाली दो इक्वेशन आप लोगों को चेक करवाई थी वो सिचुएशन ये वाली थी। अब वहां पे दो केस होते हैं रिएक्शन में, एक फॉरवर्ड वाला होता है और एक रिवर्स हो सकता है। आप जरा देखो, मैंने लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द प्रेशर मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे अगर प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ इस केस में तो फॉरवर्ड हो रहा है, और अगर इसी केस में मैं नीचे वाला केस देखूं इसमें जब प्रेशर को डिक्रीज करती हूँ तो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। आप सिचुएशन को पूरा कैरी आउट करो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई एक पॉइंट याद रख लो, दो याद रखोगे तो कंफ्यूज होगे। दोनों सिचुएशन में एक याद रख लो, एक वॉल्यूम वाले में याद रख लो और एक प्रेशर वाले में, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप ये याद रख लो, मेरा ख्याल है आपको रिएक्टेंट वाली जो कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल अगर रिएक्टेंट के केस में ज्यादा हो प्रोडक्ट के लिहाज से तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और तब वॉल्यूम का भी क्या इफेक्ट होता है। दूसरा दूसरा पॉइंट आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, आप लोगों को ये याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे आते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी चीजें जो बताने वाली थी वो ये थी, एक पीएच और पीओएच के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड है HCl, और वो उसके कहता है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उसके अंदर फला फला है। ठीक है, आप लोगों को क्या कहा जाता है कि आप मुझे बताओ कि इसकी पीओएच क्या है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, या कोई बेस दे देते हैं और कहते हैं इसकी पीएच बताओ। बच्चों को पीछे से शायद कई दफा ऐसे होता है कि उसको यही लग रहा होता है कि पीएच का मतलब तो यही है ना कि ये कितनी बात बता रहा है कि कितनी इसकी 7 है 8 है या 9 है, ये जो भी इसका स्केल है वो स्केल के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, पूछ वो यही रहा होता है कि अगर कोई बेस है या एसिड है उसके अंदर फला हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो आप लोगों को ये वाला कहाँ गया वो, अच्छा नहीं लिखा हुआ मैंने, वो वाली तो आपको इक्वेशन याद होगी ना, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना होता है कि अगर आपके पास एसिड है और आपसे वो पूछ पीओएच रहा है तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग करोगे एसिड की कंसंट्रेशन से जो भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उसका नेगेटिव लॉग लेके उसकी पीएच निकालोगे। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, 14 में से वो पीएच माइनस करके उसकी पीओएच बताओगे। ये बहुत दफा आता है और बहुत दफा बच्चे गलती करते हैं, और क्यों, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये स्केल की बात हो रही है, हालांकि वहां पे स्केल की बात नहीं होती, बल्कि वो ये पूछ रहा होता है कि फला एसिड है तो उसका पीओएच यानी उसका बेसिक नेचर कितना होगा। तो जो भी एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होगी, डेफिनेटली उतनी ही कम होगी, और उसकी पीओएच उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर HCl है और उसकी पीएच आ रही है 1, इसका मतलब उसका पीओएच आएगा 13। 13 से मुराद ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब ये है कि वो ऐसा एसिड है जिसकी पीएच 1 है और वो बहुत ज्यादा एसिडिक होने की वजह से उसकी जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि पी का मतलब है नेगेटिव लॉग। ठीक है, अब कुछ ये भी होता है कि पीएच जितना 7 के क्लोज जाता जाता है वो क्या होता है, उतना ही वीक एसिड होता जाता है। पीएच जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रांग होगा। एसिडिक कब होता है, जब पीएच लेस देन 7 होती है, सबको पता है। बेस कब होता है, जब ग्रेटर देन 7 होती है, इक्वल टू 7 हो तो न्यूट्रल स्पीशीज होती है। ये इससे जितनी कम होती जाएगी, यानी 0.4 वाला एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू 1 2 3 4 पीएच वाला का। तो जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू कम होती जाती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास बनता जाता है। पीओएच के केस में अगर आप लोगों किसी बेस के बारे में कोई पूछ ले तो पीओएच का भी यही मामला है, बट वहां पे भी अगर आपसे कोई पूछे कि पीओएच, मैंने एनयूएच दिया है, 2 4 एमसीक्यूज मैंने देखे बिल्कुल इसी तरह से, तो बेस दी हुई होती थी, उसकी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी हुई होती थी, लेकिन उसके बाद क्या कहा जाता था कि इसकी पीएच बताएं। तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसकी जो पीओएच है वो तो अच्छी खासी आ जाएगी, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, पीओएच की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 1 से 7 के दरमियान में ही आएगी, क्योंकि अब आप पीओएच का स्केल देख रहे हो जो कि उल्टा है पीएच से। तो आप लोग कहोगे कि वहां पे भी 7 पे न्यूट्रल है, 7 से कम जो पीओएच होगी वो बेसिक होगा, और जो 7 से ज्यादा होगी उसकी एसिडिक होगा। आप दोनों स्केल को जरा एक दूसरे से कंपेयर करके देखें। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेस है, लेकिन पीओएच उसी बेस की अगर देखेंगे तो वो 7 से कम आएगी, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे गलती ये करते हैं कि उनको ये लगता है कि पीओएच जो है ना जितनी ज्यादा होगी, जैसे पीएच स्केल में है यानी 14 के करीब करीब होगी, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि वो चीज बेस है, बट वो बेस तो नहीं होगी ना। पीओएच देखो, पीओएच का स्केल तो यही होगा बिल्कुल इसी तरह से कि अगर पीओएच 7 से कम है तो सीपीसी बेस होगी,
अगर पीओएच 7 से ज्यादा है तो वो सीपीसी एसिड हो जाएगी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द वाटर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पॉइंट जो है पीओएच वाला, ठीक है मैं कर देती हूँ रिपीट। यहाँ पे देखिए मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास पीएच का स्केल, मैंने ये पीएच का स्केल लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, कि आप लोग को कहते हो कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो पीएच होती है, ये एसिड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इसके बारे में ये एक चीज ये कह सकते हो कि अगर 7 से कम है पीएच तो वो एसिड है, 7 से ज्यादा हो जाएगी तो वो बेस हो जाएगी, डेफिनेटली बेस हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो कि नेगेटिव लॉग में ली गई है वो बहुत बहुत कम होती जाएगी इस केस में। लेकिन मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि पीओएच है, और पीओएच के बारे में ये कहा जाए, अच्छा अच्छा फॉर एग्जाम्पल एनओएच है, और लेट्स सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 10⁻², और वो तकरीबन उसकी जो, अच्छा हाँ जी अब आप लोग बताएं। मैं कह रही हूँ कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन 10⁻² है, ठीक है। 10⁻² है, तो आप लोग क्या करोगे, मुझे उसका पीओएच निकाल के दोगे या पीएच निकाल के दोगे, पहला पॉइंट तो ये। आप लोग डेफिनेटली उसका पीओएच निकालोगे, क्यों? क्योंकि आप लोग करोगे ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, क्या आएगा उसका जवाब? जरा 10⁻² का करें तो जवाब आता है 2। पीओएच की वैल्यू उसकी आएगी 2। अच्छा, तो आप लोग सीधा सीधा मुझे कहेंगे कि मैम इसकी पीओएच की वैल्यू 2 है। अब आप लोग पीओएच को देखोगे तो कहोगे कि ये 7 से कम है तो क्या इसे एसिड नहीं होना चाहिए? तो आप लोग फिर स्केल गलत चूज कर रहे हो, क्योंकि अब आप लोग पीओएच स्केल की बात कर रहे हो। तो पीओएच स्केल में अगर वैल्यू 7 से कम है, पीओएच अगर 7 से कम है वो सीपीसी बेस होगी। क्यों? अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, पीओएच प्लस पीएच इज इक्वल टू 14। पीओएच आप लोगों ने निकाला 2, 14 पहले से ही एक क्वांटिटी है। आप क्या करो, 2 को पीएच से हटा के वहां लेके जाओगे तो पीओएच वहां जाके माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 निकालोगे तो आपके पास जवाब आया है पीएच इज इक्वल टू 12। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, उसकी पीएच है जिसकी कंसंट्रेशन मैंने 10⁻² बताई, उसकी कंसंट्रेशन आई है पीएच स्केल पे 12 और पीओएच स्केल पे आई है 2। अब आपको क्लियर होगा कि आप लोग क्या कह रहे हो कि पीएच और पीओएच दोनों अलग स्केल हैं। पीएच के स्केल पर उसकी वैल्यू आ रही है 7 से ग्रेट, तो वो बेस है। और अगर पीओएच का स्केल देखो तो वो 7 से कम है, तो डेफिनेटली वो बेस है, क्योंकि आप लोगों के दोनों डिफरेंट स्केल है। सही, ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसी तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, बुक में लिखी हुई है। केसी की वैल्यू वाटर की डिसोसिएशन के लिए 1.88 समथिंग 10⁻8 के बराबर थी। और हाइड्रो वाटर की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 18। 18 इज द मोलर मास एंड 1000 इसकी डेंसिटी के करीब लिया जाता है, ठीक है, उसका मास ही होता है। तो 1000 को डिवाइड करेंगे 18 पे तो जवाब आता है 55.5। इसको इसकी केसेस है जो कि 1.8 × 10⁻16 के बराबर है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, केसी मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन, तो आता है आपके पास के डब्ल्यू, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। क्योंकि आप लोग डिसोसिएशन इसका लिखोगे रिएक्शन वाटर का, तो आप लोगों के पास निकलेगा एक प्रोटॉन और एक आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास ये दोनों थे, रिएक्टेंट ये था। ये पहले इधर डिवाइड ही हो रहा होता है, केसी की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जब आप लोग इसका आंसर निकालते हो ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से, तो आपके पास जवाब ये निकलता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर केसी की वैल्यू जो, बस ये क्वेश्चन ही सिर्फ ये आता है, क्या के डब्ल्यू की जो वैल्यू है टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि हर जगह आप लोग देख लो यहाँ पे लिखा होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जिसे रूम टेम्परेचर भी आप लोग कहते हो। इसको आप लोग मोस्टली जो है ना, जब ऐसे यूनिट्स यहाँ मोस्टली निकालते हो ना, कांस्टेंट वैल्यू निकालते हो, तब इस्तेमाल करते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे टेम्परेचर पर जो आपके पास के डब्ल्यू की वैल्यू जो आई है वो है 1 × 10⁻14। तो ये जो -14 वाली वैल्यू है ये 25 पे है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, 35 कर दें, 45 कर दें, 55 कर देंगे, आपकी ये के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर डिसोसिएशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर चेंज आपकी वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे भी इस पूरी कैलकुलेशन, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं था, सिर्फ ये बताना था मुझे, ये वाला पॉइंट, कि कुछ लोग यहाँ पे इसको हमेशा, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी, ये सिर्फ कांस्टेंट है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तब उस टेम्परेचर पर कोई और वैल्यू होगी और वो उस वक्त की कांस्टेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 50 पे आ रहा है 1 × 10⁻⁻12, तो वो कांस्टेंट है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जहां मर्जी पानी रख लेंगे वो यही वैल्यू देगा, बट 50 पे है वो 25 पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस की बात करते हैं। और इसके लिए ना एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसके ऊपर लिखा होगा था पीके प्लस पीके बी इक्वल टू पीके डब्ल्यू। एक मिनट मैम, रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्या, अच्छा, जब हम लोग छोटी किताबें पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ना मैंने बहुत दफा इसको देखा हुआ है। हाँ जी, मैंने इनको ना बहुत सी किताबों से पढ़ा हुआ है, ये रूम टेम्परेचर और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क पता है क्या होता है? कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखते हैं 0 को, डिपेंड करता है कि वो बुक किस ऑथर ने लिखी है। मोस्टली जो हमारे एशियन और ये वाले ऑथर है ना, जो मतलब ये जिसे आप सब कंटिनेंट कहते थे पहले, उनके ऑथर्स की जितनी भी वैल्यू हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298.15 केल्विन जो है ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की भी वही है और रूम टेम्परेचर की भी वही है। बट अगर यूरोप की तरफ चले जाए ना, जो मोस्टली फॉरेन ऑथर की होती हैं, या आप लोग ये कह सकते हैं कि छोटी किताबों और बड़ी किताबों का फर्क है। यानी कि छोटी किताबें मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और हाँ इतनी, और उसके बाद जितनी भी बैचलर उससे भी ज्यादा की किताबें हैं, वहां पे जो टेम्परेचर लिखा होता है ना कांस्टेंट, ये सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273.15 केल्विन। तो मसला कोई नहीं है, ज्यादातर जो टेम्परेचर यूज होता है, जो वहां पे सिचुएशन या जो भी उसकी स्टेटमेंट दी गई है वो यही दी गई है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ही यूज किया जाए। बट मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि वो जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज किया जाता है। पिछली स्लाइड दिखाऊं, ये ले। तो आप लोगों ने जब भी स्टैंडर्ड यूज करना है 25 वाला ही यूज करना है, आपने 0 वाला यूज नहीं करना। ठीक है, देख ली स्लाइड में, चलो नेक्स्ट। तो ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ। मैम फिर इन दोनों में डिफरेंस तो नहीं रहेगा अगर दोनों मतलब रूम टेम्परेचर भी हाँ जी, 25 हो वो भी तो। यही ना, वो रूम टेम्परेचर बेसिकली मैं इसीलिए तो बता रही थी कि रूम टेम्परेचर जो है ना, मोस्टली जो विंटर सीजन है ना, या नॉर्मल सा जो मौसम है उसमें 25 लिया जाता है। बट मोस्ट केसेस में, सॉरी समर में ज्यादातर 25 लिया जाता है, विंटर केसेस में भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये होता है, इसीलिए उन्होंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बाथ के अंदर मोस्टली एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किए जाते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ क्या करते हैं ये ओवंस में, जहाँ पे स्टेबलाइज किया जाता है पहले टेम्परेचर को, सो दैट के वो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ना हो। और अगर टेम्परेचर से चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंस वैल्यू होती है, वेरिएबल ही चेंज हो जाता है फिर वो। ठीक है, तो आप देखें मैम डिसोसिएशन। फिर न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे नहीं, हाँ, अगर दोनों जितनी भी जगह 25 न्यूमेरिकल, यूज हाँ, करना है। आप लोगों ने रूम टेम्परेचर हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आप लोगों ने 25 ही लगाना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी थी। एक बुक के ऑथर थे, उन्होंने ये पूरा जो प्रॉब्लम थी ये पूरी सॉल्व की हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि सम बुक्स में, मतलब कुछ बुक में ऐसा होता है और कुछ बुक में ऐसा। तो नीचे एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो स्टैंडर्ड्स फॉर्म में लिखी हुई थी, वो वही यही लिखी हुई थी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड भी और रूम टेम्परेचर भी माना जाए, और उसी के ऊपर कैलकुलेशन कैरी आउट की जाए। तो ये इसमें कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं है। तो 0 वाला तो केस जो है ना वो बहुत कम हो गया, वो तो खुद फिर खुद बताता है कि मैंने 0 पे कैलकुलेशन की हुई है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस की बात करते हैं। यहाँ पे जरा ये गौर कीजिएगा के की वैल्यू अगर 10⁻³ से कम होगी तो एसिड वीक होगा। अच्छा, मैं अभी एक और फर्क आपको बताती हूँ। के की वैल्यू अगर इतनी हो तो वो एसिड मॉडरेट होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ये मैं के ए की वैल्यू की बात कर रही हूँ। जिस के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग उतना, वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो उतनी जल्दी डिसोसिएट होकर अपना प्रोटॉन देगा। क्या इसकी डेफिनेशन थी ब्रॉसलेट के मुताबिक? एसिड कोई भी ऐसी चीज जो क्या होगी, डिसोसिएट होकर एच पॉजिटिव आयन दे देगा। ठीक है, तो एच पॉजिटिव आयन को जो प्रोवाइड करना होता है वो तब होगा जब वो डिसोसिएट होगा। तो बेसिकली कहता है कि जितनी ज्यादा के ए, यानी वो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा एसिड, उतनी जल्दी वो प्रोटॉन देगा और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
लेकिन अगर मैं इसी को पी के ए की टर्म में यूज करूँ इस टर्मिनोलॉजी की, तो वो सारी की सारी उलट हो जाएगी। मतलब कि किसी एसिड है, आपको मैं 4 एसिड दे देती हूँ, मैं कहती हूँ हर एसिड, ए एसिड, बी एसिड और सी, चलो ए और बी की बात कर लेते हैं। ए एसिड है उसका पीके है 7, और बी एसिड है उसकी पीके है 3। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? कोई एक बच्चा जवाब दे इसका। क्या वैल्यूज मैम आपने बताई? एक की मैंने 7 बताई है, पी के मतलब ए एसिड की 7 बताई है, और बी एसिड की मैंने बताई है 3। तो आप लोगों ने, एक बच्चे ने कहा 3 वाला स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? हाँ देखो ना, के ए के आप ले गए हो नेगेटिव लॉग, तो इसका मतलब है के जिसकी ज्यादा है एक से, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग। पी के उसकी उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा के ए होगी, पी उसका उसको उतना ही कम कर देगा। तो 3 वाला एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वजह क्या है? क्योंकि उसका पी के ए कम है। लेकिन अगर उसी का पी के ए का के ए बना लो तो फिर वो, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और के बी भी इससे इनवर्स है। अगर मैं पीके की बात करूंगी, तो यहाँ मैं कहूंगी कि जिसका सबसे कम पीके होगा वो ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। अभी एक ही बात करते हैं। और जिसका सबसे ज्यादा के होगा वो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर के बी की बात करो, तो जिसका के बी ज्यादा होगा वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी, और उसका पी के बी जो है सबसे ज्यादा कम होगा। बाकी जितना भी वो ट्रेंड दिया होगा आपको, जो भी 4 5 6 दिए होंगे उन सबका, ठीक है, उसके लिहाज से सबसे कम होगा उसका पी के बी, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये हो गई एसिड और बेस की लैदा लैदा से बात, एक के लिए आपकी के ए की वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे के लिए के बी का। एक और तरीकाकार है आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने का, वो कुछ इस तरह से था, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। वो कुछ भी नहीं है, आपके पास फला एसिड है, उसके पास उसकी साथ ही के ए की वैल्यू दी होगी, यानी वो इतनी जल्दी डिसोसिएट होता है। ये उस रिएक्शन के साथ ही बताया होता है। आपसे कहा जाता है कि इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालो, तो आप क्या करते हो? आप उसकी जो कांस्टेंट है उसको लेते हो, और साथ क्या करते हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो भी आप लोग ने करना होता है, उसके साथ उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की टोटल परसेंटेज डिवाइड, सॉरी, उसके ऊपर रखते हो जो आपकी परसेंटेज डिसोसिएट हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। तो आपके पास परसेंटेज आयोनाइजेशन का एक फैक्टर निकल आता है। इसके न्यूमेरिकल भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में, एक न्यूमेरिकल चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बस एक, उसमें क्या होगा, आप लोगों ने सबसे पहले तो उसकी क्या करनी है, उसकी डिसोसिएशन निकालनी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होता है, कांस्टेंट के जरिए आप लोग देखते हो कि वो मेरा एसिड कितना डिसोसिएट हुआ है, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, टोटल कंसंट्रेशन भी दी होती है, उन दोनों को डिवाइड करते हो, आपके पास आ जाती है। जितनी ज्यादा आपके पास आयनाइजेशन परसेंटेज आएगी, आपका एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। परसेंटेज परसेंटेज कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना भी ज्यादा होगा, एसिड उतना स्ट्रांग होगा। के ए और के बी का जो है ना इनवर्स रिलेशन है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एसिड है मेरे पास एक, और उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैं इसकी बात कर रही हूँ अब, ठीक है, अभी मैं इस वाले की नहीं बात करी। कह रहा है कि अगर उसका के ए बहुत ज्यादा हाई है, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁴ है, तो उसका के बी, आप लोगों ने फौरन कहना है, नीचे वैल्यू जो भी दी होंगी 4 ऑप्शन, उनमें से जो सबसे कम होगी, सबसे कम से मुराद ये है कि के ए अगर बहुत ज्यादा है, तो के बी को आप लोगों को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय वो कर सकते हैं, आप लोगों को ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। तो आपके पास एक जवाब आएगा जिसको आप लोग के बी कहोगे, कि इस एसिड का जिसका के ए बहुत ज्यादा है उसकी के बी उतनी ही कम होगी, यानी उसके अंदर बेस करैक्टर बहुत कम होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर इधर बात करेंगे, ये बिल्कुल पीएच और पीओएच की तरह है। अगर मेरे पीके की वैल्यू बहुत कम है, मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो 14 माइनस अगर 2 कर दूं, जैसे 3, एक मैंने पीछे जो एग्जांपल दिए 3 कर लेते हैं, 14 - 3, तो पीकेबी उसका क्या हुआ है, बहुत ज्यादा निकला है। पीकेबी का बहुत ज्यादा निकलने से मुराद यह है कि बेस वीक है। ठीक है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये टर्मिनोलॉजी चाहे याद कर लो, चाहे ये टर्मिनोलॉजी याद कर लो, एक याद रख लोगे दूसरी खुद ब खुद याद रहेगी आप लोगों को। इस फिजिकल में ये होता है कि एक पॉइंट याद रखना होता है, साथ वाले को रट्टा मारने या इसी तरह से याद करने के, किसी तरह का तरीके से मैं सारे याद कर लूं, ये करने की जरूरत नहीं होती। एक खुद लिखोगे ना, नीचे वाले ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे कि ये ऐसे था। फॉर एग्जाम्पल 10⁻³ से कम होगी, तो डेफिनेटली क्या होगी, 10⁻³ से कम है, एसिड वीक है, क्योंकि इसका तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है। 1 से ग्रेटर है तो स्ट्रॉन्ग है, तो 1 और 10⁻³ के दरमियान मॉडरेट एसिड आ जाएगा। ए को याद रख लो, बी भी वही है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, जी मैम ठीक है। ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है ये आप लोगों की बुक में अवेलेबल है।
अगर आप लोग चाहते हो तो आराम से करके सुकून से उसको देखना। कुछ भी इस कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को कोई भी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा कि आप लोग ने ये कहा, सिर्फ फाइनल फॉर्म। मैं इसीलिए जो अपनी स्लाइड्स बनाती हूँ ना, इनमें सिर्फ फाइनल फॉर्म लिखी होती है ये वाली। ये फाइनल फॉर्म याद रह जाए ना, आप लोगों को पीछे से कैलकुलेशन तो किसी ने पूछनी नहीं है आप लोगों से। तो आप लोग डायरेक्ट फाइनल फॉर्म याद रखो, और उससे वो नतीजे याद रखो जो आप लोग निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिर क्या करते हो इससे, आप इससे क्या रिजल्ट जो है ना वो डिटरमाइन करते हो, वो सारी चीजें याद रखो, बजाय इसके कि आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, इस इन कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं है। ये वाली मैंने लिख तो दी है, इसीलिए सिर्फ डाली है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता, उसके पास फर्स्ट ईयर की बुक है, तो ये फर्स्ट ईयर की ही नॉर्मल सी बुक से निकली हुई है, लेकिन फिर भी अगर कुछ के पास टाइम नहीं है तो वो ये वाली स्लाइड उसकी नजरों से गुजर जाए, ताकि उसको दोबारा पीछे की तरफ ना जाना पड़े। तो ये इसलिए मैंने डाल दी थी इसके अंदर, इसका कोई मकसद नहीं था। हाँ ये देख ले, द लार्जर द के ए, स्मॉलर विल बी द के बी, यानी स्ट्रॉन्गर इज द एसेट, वही एसेट वीकर बेस होगा। ठीक है, तो उसी को आप लोग इस टर्मिनोलॉजी से या इस टर्मिनोलॉजी से जिस तरह मर्जी डिफाइन करो, आपकी अपनी मर्जी है। एक मिनट, ये इधर वाली यहाँ तक ना, जिसने जो पूछना वो पूछे, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे क्योंकि टाइम एंड अप हो गया। ये यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, इस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में से कुछ भी है तो वो पूछ लें, मैं सारी आप लोगों को स्लाइड दिखा देती हूँ। हाँ ये जो ये है, ये मैंने लिखा हुआ है, एक ही कैलकुलेशन लिखी है, ये आपको इस तरह से मैंने ये निकालना भी शायद सिखाया था, मुझे अब याद नहीं था, तो कोई मसला नहीं। अच्छा अभी आप, मैम ये जहाँ पे दो वैल्यूज होती है ना, और एक नेगेटिव में होती है 10 की पावर, हाँ जी, और फिर उनको ऐड करना होता है और लॉग भी लेना होता है, ये बता दें जो पिक्चर में भी, जैसे -log 2 × 10⁻³ अगर हो, अच्छा हाँ जी, तो आप क्या इनको जो करो, हम मल्टीप्लाई में करते तो ऐड है ना, लेकिन उसमें साइन की समझ नहीं आती, ये हल करवा दें अगर। अच्छा ठीक है, वो मैं या तो कॉपी पे लिख के भेज दूँ आप लोगों को, मतलब ग्रुप में मैसेज कर दूँ इस तरह से, तो फिर मुझे वो व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा। मैं चले नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करती हूँ, अगर तो वो हो गया तो मैं आपको बता देती हूँ। वो वैसे ना मैंने जब वो करवाया था ना, आई थिंक पहला चैप्टर था वो, सबसे फर्स्ट वाले में, उसमें मैंने ना वो तरीकाकार बताया था कि आप लोग क्या करो, जैसे आप कह रहे 2 × 10⁻³ तो -3 तो पावर बन जाएगी। -log 1.8 × 10⁻⁵, मतलब दो वैल्यूज और एक वैल्यू जब माइनस में हो तो उसको जब हम लॉग लेते हैं वो वाला बता दें। हाँ जी ठीक है, ये देखें, सब ध्यान से सुनिएगा, नहीं आएगी तो मैं कॉपी पे समझा दूंगी, आप टेंशन ना लो इस चीज की। सबसे पहले क्या किया जाता है कि इन दोनों के दरमियान तो मल्टीप्लाई का साइन है, लॉग इनका सेपरेट किया जाता है, -log 1.8 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा प्लस। ठीक है, एक आना तो प्लस चाहिए ना, बट प्लस -log 10⁻⁵। तो एक तो प्लस ये था, और इसका ये माइनस लॉग है, तो प्लस माइनस ये तो हो गया -log 10⁻⁵। 1.8 का लॉग आप लोगों को मुश्किल निकलता, मुश्किल ही है मुझे पता है। अब आगे देखो, 10⁻⁵ है, -5 आएगा पहले। ठीक है, पहले माइनस साइन था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -5 तो बन जाएगा +5 log 10। log 10 तो आ गया 1, पीछे रह जाता है 5, तो ये बेसिकली प्लस इसमें 5 होना है, जो भी इसका लॉग आएगा, -5 आएगा। +5, +5 आएगा। मैम ये -5 नहीं आएगी, मतलब दरमियान में हम प्लस लगाएंगे उसके बाद फिर -5 और फिर log 10। ये देखो, यहाँ पे देखो ना, ये ये आप, इसी स्टेप से समझ नहीं आ हाँ रहा। ये देखो ना, -log 1.8 अलग कर दो, आपके मुताबिक फिर मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, प्लस आ गया। उसके बाद लिखोगे हाँ माइनस जी। लॉग ऑफ टेन एस पर -5, ये माइनस इसके पीछे भी आएगा, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा -log 10 पर -5। फिर ये -5 जब पीछे दोबारा जाएगा पावर की फॉर्म में, तब ये जाके बनेगा +5। फिर उसके अकॉर्डिंगली ये उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, जितनी वैल्यू करनी है 5 से ये कम होगी। ठीक है, ठीक है। चल, ये है आपका कॉमन एन इफेक्ट, और ये सबको पता है। बेसिकली कॉमन एन इफेक्ट जो है ना, वो यहाँ पे तो एग्जाम्पल में सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि NaCl, उसके अंदर से HCl। ये सिर्फ इसलिए है कि ये कॉमन आइन इफेक्ट जो है ना, ये एज एन एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, सॉरी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है NaCl की प्योरिफिकेशन के लिए। बट अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए ना, प्रॉपर डेफिनेशन, अब ये भी मसला है यहाँ पे, कुछ लोग जो है वो ये आंसर लगाते हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट जो है ना NaCl का ही होता है।
तो NaCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है। इसकी डेफिनेशन तो ये है, द सप्रेशन ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग और बाय मिक्सिंग अ सिमिलर आर द कॉमन आयन इफेक्ट। किसी एक ऐसे आयन को डाल दो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, वो डिसोसिएट होता है, पॉजिटिव केटायन और नेगेटिव आयन बनाता है। आप लोग उसके अंदर से कोई एक ऐसा आयन, चाहे केटाइन उसकी तरह का सिमिलर हो, चाहे एन आयन की तरह का एक सिमिलर आयन हो, आप उसको उस सिचुएशन या उस पूरे सोल्यूशन के अंदर से पास आउट कराओगे, तो वो तो पहले ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा होता है। उसकी पासिंग की वजह से वो कहते हैं कि वो दोबारा क्या करते हैं, उसकी सप्रेशन हो जाती है, उसकी मजीद आयनाइजेशन नहीं होती। जो आयनाइज हुआ भी होता है वो दोबारा से क्या करता है, वो दोबारा से रीगेन हो जाता है, अपनी क्रिस्टलाइज फॉर्म में दोबारा आ जाता है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है आप लोगों की इंडस्ट्री में प्योरिफिकेशन के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl के लिए इस्तेमाल की जाता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सिर्फ NaCl के लिए ही कॉमन आयन इफेक्ट है, लेकिन अगर डेफिनेशन देखे जाए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ऑप्शन दे दूँ, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनमें से एक NaCl भी हो जाए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, NaCl पे टिक लगा देंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की अपनी ही डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये मोस्टली वीक है, मोस्टली ठीक है, हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एप्लीकेशन हो रही है तो इसका मतलब चल जाए, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो टोटली डिसोसिएट हो जाएगा, आप जितना मर्जी उसे कॉमन आयन दे दोगे वो क्रिस्टलाइज आउट होकर बहुत कम निकलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये था ना, वो पूरे का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो डिसोसिएट हो चुका है तो आप जितना मर्जी कॉमन आयन उसके अंदर से पास आउट करा लो, कितना क्रिस्टलाइज आउट होगा वो, दोबारा से वो मिलके कितना प्रोडक्ट बना देगा। तो वो वाला केस जो है वो कम है, उसमें यील्ड बहुत कम मिलती है। तो ये जो कम मिलने वाला काम है उसको इसीलिए डेफिनेशन के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि डिसोसिएशन बहुत कम होती है, बहुत कम आयन आपस से सेपरेट आउट होते हैं। तो इसलिए जब आप कॉमन आयन उनके अंदर से पास आउट कराते हो तो कॉमन आयन की वजह से वो दोबारा आपस में मिलके क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इसकी ये डेफिनेशन थी, एक ये आया हुआ था, और एक आई थिंक सिंध वालों में आया हुआ था ये वाला, कि ये जो कॉमन आयन है ये किसकी एप्लीकेशन है। तो हो जहां पे मैं देख रही थी उसने भी बफर आयन लिखा हुआ था, मोस्टली लिख देते हैं बफर सोल्यूशन। ये एप्लीकेशन है बफर सोल्यूशन की, तो बफर सोल्यूशन तो खुद कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ये उसकी कैसे एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंस है ली शैट्रियन प्रिंसिपल का, सॉरी। तो ली शैट्रियन प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली उस प्रिंसिपल पे बेस करता है कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये उसी की एप्लीकेशन है। किया क्या जाता है, मैं इधर अगर NaCl लिखा हुआ तो मैं NaCl की आपको मिसाल के लिए समझा देती हूँ, बट मैं सिर्फ वो चीज आपको बताना चाह रही थी कि आप लोगों ने NaCl पे ही टिक नहीं कर देना, पहले देख लेना है कि इन सब में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। मोस्टली वो वाले प्रोडक्ट्स जैसे लेड के जो ज्यादातर मेटल्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल हैं, उनके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली डिसोसिएट नहीं होते, लाइक लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स है ना, जब ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ये मोस्टली डिसोसिएट यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन इनमें भी कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो नीचे ग्रुप में सबसे नीचे होते हैं ना, वो वीक होते हैं। अच्छा, तो बात यहाँ पे देखें, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हुआ है, प्योरिफिकेशन कैसे, आपके जो साल्ट है इसके साथ क्या होता है कि समटाइम इम्प्योरिटी अटैच हो जाती है, लाइक कोई भी मेटल कह लें, कोई इनके इंटरफेसेस होती है ना, इंटरफेसेस के दरमियान जब आप इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उनके क्या होते हैं कि इंटरस्टाइसिस के दरमियान कुछ मेटल्स जो है आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ एलॉय बना देते हैं, कुछ जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट एलॉय बना देते हैं, यानी कि उस मेटल को रिप्लेस कर जाती है। तो मेटल को भी रिप्लेस कर सकती हैं या स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी जाके इंटरस्टाइसिस के अंदर छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं वो घुस जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका सोल्यूशन बनाया जाता है या मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मोस्टली सोल्यूशन बनाया जाता है इनका। तो वो डिसोसिएट होकर केटायनिक और एनायनिक फॉर्म में आ जाते हैं। ओहो, जब उसके अंदर से कॉमन आयन यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका जो कॉमन आयन है क्लोराइड के साथ क्लोराइड, ठीक है, तो कॉमन आयन उसके अंदर से पास आउट कराया जाता है। तो बहुत ज्यादा क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होने की वजह से ये आपने क्या किया है, बेसिकली प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया है। तो अब क्या करेगा, क्लोराइड दोबारा से सोडियम के साथ रिएक्ट कर करके क्या करेगा, वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। हाँ, अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि HCl क्यों नहीं बनाएगा, तो HCl जितना मर्जी बन जाएगा, वो बहुत ज्यादा एक्सीड क्वांटिटी में है।
तो वो दोबारा वापस चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सारे के सारा एक्सीड क्वांटिटी वाला दोबारा वापस चला जाएगा। जितने भी क्लोराइड होंगे वो मोस्टली, जब तक आप कब तक HCl पास कराओगे, जब तक कि आपने जितना सोडियम क्लोराइड इनिशियल नहीं था लिया, वो दोबारा से उतना ही रिप्रोड्यूस ना हो जाए, जितना वो बन जाएगा। अब जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो मेटल स्ट्रक्चर टूटने की वजह से वो मेटल्स निकल जाएंगी, स्ट्रक्चर टूट गया ना सोडियम और क्लोराइड का, जब वो डिसोसिएट हो गए तो टूटने की वजह से वो निकल जाएंगे आराम से। और अब जो क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम के साथ प्योरली बनाएगा, वो प्योर प्रोडक्ट होगा। तो इसको कॉमन इफेक्ट कहते हैं, और ये मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पज ऑफ द साल्ट, मोस्टली साल्ट। जो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनको तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये प्योरिफिकेशन पर्पज के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल इसी कॉमन इफेक्ट को बेस करते हुए आप लोग बफर सोल्यूशन पढ़ते हो। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा जी, बफर सोल्यूशन आप लोग ने पढ़ा है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन होगा, इसमें क्या करते हैं आप लोग, कि आप लोग ने ये करना होता है कि अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी कोई ऐसा सोल्यूशन, अगर मैं उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिड या बेस डाल दूं, तो वो मेरा जो सोल्यूशन है वो इस तरह से रिस्पॉन्स करे कि वो जो एडिड एसिड है या एडिड बेस है, उसका रिएक्शन के तौर पर मेरी पीएच पे इतना फर्क ना डाले। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, पहले तो आप लोग इसकी दो बातें याद रखिएगा। अगर आप लोगों से मोस्टली जो क्वेश्चन होता है, इसकी कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा, ये बात याद रख लें। कोई पूछेगा तो मैंने उसकी फाइनल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, आप लोगों ने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ये याद रखनी, आप लोगों ने सिर्फ ये वाली फॉर्म याद रखनी है। इनको एंडरसन इक्वेशन कहा जाता है। एंडरसन इक्वेशन जो पीछे थी, पीएच और पीओएच वाली, और ये एंडरसन इक्वेशन है, ठीक है। दोनों में फर्क है, वो SCNDR है, और ये HENS है, हैंडरसन, सॉरी HEND है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, इक्वेशन के नाम पे भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखें, एक होता है एसिडिक बफर, एक है बेसिक। एसिडिक मैंने कैसे याद रखे हुए हैं कि अगर वीक एसिड होगा तो वो एसिडिक होगा। तीन चीजें मिला के बफर बनाया जाता है, एसिड, साल्ट और बेस। अगर आपके पास वीक एसिड है तो आप साल्ट उसी चीज का लोगे जो चीज वीक होगी, वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ दैट एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक जो चीज है वो वाला बफर ही होगा, यानी मैंने वीक एसिड लिया है, उसी का साल्ट लिया है, तो ये जो बफर बनेगा इसको कहेंगे एसिडिक बफर। दूसरी तरफ चले जाओ तो वीक बेस, साल्ट ऑफ दैट वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस है तो आप लोगों का ये बफर हो गया बेसिक। जो चीज वीक होगी साल्ट भी उसी का लेना है, नाम भी उसी का देना है। स्ट्रॉन्ग वाले को आप मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लफ्ज दे के ना वो कहते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर वो होगा जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो बेसिक बफर है, ठीक है। ये वाली चीजें याद रख लीजिएगा, दो पॉइंट है, वीक एसिड, साल्ट ऑफ दैट एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो होगा बफर, ये पूरे तीन चीजों से जो मिलकर बना है, ये एसिडिक बफर होगा। और इससे उलट वाला भी आप लोगों ने याद रख लेना है। अब यहाँ पे देखें, इसके प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस फिनोमेना इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन इफेक्ट। तो बेसिकली इसकी कैपेसिटी, कितना वो चेंज बर्दाश्त कर सकता है ये बफर, इसके अंदर मैं कितना एसिड डालूं या कितनी बेस डालूं तो ये बर्दाश्त कर जाएगा और अपनी पीएच को रेजिस्ट नहीं होने देगा, यानी अपने सोल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देगा। वो डिपेंड करता है उसकी बफर कैपेसिटी के ऊपर। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये दो इक्वेशन याद रखनी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भी ना कि इसकी बफर मुझे बताओ कि ये कितना रेजिस्ट चेंज इन पीएच, याद मतलब कुछ भी पूछेगा, आपने डायरेक्टली साल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन वो देगा, यहाँ पे पुट करके रिएक्शन जो भी लिखा होगा साथ पी के लिखी होगी या पी के लिखी होगी, मोस्टली पी के ही लिखी होती है। मैम जो इक्वेशन लिखी है इस स्लाइड में, हाँ बताने लगी हूँ। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट, साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड। ये देखें, मैंने लिया एसिड, अब आपको पता है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ये डेफिनेटली एसिडिक बफर की बात हो रही है। इसी एसिड का मैंने हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे मेटल लगा के इसका एसीटेट, सोडियम एसीटेट साल्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे वो बफर कैपेसिटी, बहुत मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन, मैंने नहीं अभी तक पीपीएससी के पिछले जितने भी गए ये देखा हो कि कोई कैलकुलेशन इस इक्वेशन के जरिए पूछी हो। ये पूछते हैं कि ये जो बफर बना है, कंफ्यूज वो करते हैं कि 0.1 मोलर मैंने ये लिया है, 0.2 मोलर ये लिया है, तो आप बताएं एसिडिक बफर है बेसिक बफर है। तो बेसिकली आपने मोल या कंसंट्रेशन नहीं देखनी होती, आपने ये देखना होता है एसिड या बेस जो उसने जो लिया है उनमें से वीक चीज कौन सी है।
क्या जो उसने एसिड लिया है वो वीक है, या जो साल्ट, बेसिकली साल्ट उसी का लेते हैं जो चीज वीक होती है। अगर साल्ट बेस का है तो इसका मतलब कि बेसिक वेफर की ही बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ये है क्या, इस साल्ट की एक कंसंट्रेशन देंगे, इस एसिड की भी कंसंट्रेशन देंगे। आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, फॉर्मूला करना है ये, अगर तो एसिडिक बफर की बात है। अगर बेसिक बफर की बात होगी तो नीचे वाली लगाएंगे। आप लोग जब साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इसमें पुट करोगे फार्मूले में तो आप उसका लॉग लोगे, इसलिए कह रही हूँ ये बहुत मुश्किल है कि ये वाला आए। लेकिन अगर आएगा तो वो तीनों फैक्टर देगा, ये भी देगा साल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की भी देगा, और के ए की वैल्यू भी देगा। और बहुत मुश्किल है कि के ए की दे, वो पी के ए की ही देगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इन इक्वेशन के अंदर पुट करोगे आंसर, जो भी होगा, तो आपके पास पीएच निकल आएगी। पीएच का मतलब क्या है कि ये इतनी पीएच की रेंज जो है ना चलेगी इसके अंदर, यानी कि एसिड डाल भी लोगे आप लोग, एसिड डालने का मतलब, एडिशन ऑफ एसिड का मतलब क्या, आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। तो जरा देखो, आपने जो साल्ट और एसिड लिया है इनकी डिसोसिएशन से जो प्रोडक्ट में एक बन रहा है सोडियम पॉजिटिव, और इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये एसिडिक बफर है ना, वीक एसिड, साल्ट ऑफ इट, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस फर्ज कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ बेस है। अगर मैं इसके अंदर एसिड ऐड भी कर दूं, यानी हाइड्रोजन आयन ऐड भी कर दूंगी, तो वो दोबारा इस CH3COO के साथ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, ये दोनों कॉमन आयन है, हाइड्रोजन डाल रहे हो, ये कॉमन आयन के जरिए इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा एसिटिक एसिड बना देगा। तो ये वीक एसिड है, इसका तो पीएच पे इतना ज्यादा कंट्रोल ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप लोग बेस ऐड करोगे तो वो इसे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, यानी इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, तो वाटर सेल्फ क्या है, वो न्यूट्रल है, तब भी आपकी पीएच पे फर्क नहीं पड़ेगा। काम करने का असूल ये है कि ये कॉमन आयन के तहत अगर एसिड डाल दोगे तो वो एसिड के साथ डिसोस, आपने कहा था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट को दोबारा उसकी क्रिस्टलाइज आउट फॉर्म में ले आता है, तो अगर एसिड डालोगे तो क्या होगा, क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टलाइज आउट तो नहीं होगा क्योंकि ये खुद इटसेल्फ लिक्विड है, यानी अपनी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। और अगर बेस डालोगे तो वो उसी के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके वाटर बना देगा, तो इन दोनों का पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ये काम इस असूल पे करता है, ये काम करने का असूल है इसका। और लेकिन उसकी जो दो आप लोगों ने कहा इक्वेशन, क्योंकि एक बच्ची ने ना मुझे 2 या 3 दिन पहले एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने ना ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया फर्स्ट ईयर का, और वहां पे बफर और बफर कैपेसिटी वाले पे ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने पूरा वो जो सिनेरियो था, जो इसकी मैंने 2-3 स्लाइड डाली हुई थी, मैंने सारी काट दी। मैंने कहा बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, उन सबको मैंने काट के सिर्फ ये इक्वेशन लिख दी फाइनल फॉर्म। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपने डायरेक्ट क्या करना है, एक ये इक्वेशन याद रखनी है और एक ये कैलकुलेशन के लिए। वरना क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि ये कॉमन आइन इफेक्ट के फिनोमेना पे बेस करता है, और वीक एसिडिक बफर कौन सा है, और बेसिक। जो हमें क्वेश्चन आया था ना, वो ये था कि आपके पास 0.4 मोलर ना एसिटिक एसिड है, 0.3 मोलर उसी का सोडियम एसिटेट है, और कोई बेस भी दी हुई थी। तो आप मुझे बता दें कि बेसिक बफर की एग्जांपल ठहर जाए, बताती हूँ आपको। हाँ जी, आप कह सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो वीक बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम अमोनियम अमोनाइड, जिस वो भी उसका आयन का नाम होगा, यानी उसी का बेस का साल्ट ले लें, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को डाल लें। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी, NH4OH जो है वो बहुत वीक बेस है, वीक बेस का साल्ट बना लें, और उसके बाद उसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डाल दें तो वेल एंड गुड। तो ये वाली चीजें हैं। तो मैंने सिर्फ फिर लास्ट वाली दो इक्वेशन छोड़ी थी, और साथ एक एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ दैट एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज द एसिडिक बफर। और दूसरा जो होगा वो वीक बेस, साल्ट ऑफ दैट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन? बेसिक बफर की हाँ जी, वो मैंने बता दिया आपको। मैम इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं आ सकते, छोड़ दें उनको? न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहा कि ये वाली इक्वेशन है, इन्हीं इक्वेशन के ऊपर बेस करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई आ भी जाएगा साल्ट की कंसंट्रेशन या एसिड की कंसंट्रेशन वाला, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली उसको पुट करोगे, तीन चीजें दी होंगी उसमें। एक आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन होगी, एक एसिड की, और उस रिएक्शन के साथ के या पीके लिखा होगा। के भी लिखा होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, के से पीके निकाल देना आप।
ठीक है। उसके बाद आप मैम लोग, ये जो साल्ट और एसिड जो दिया हुआ है इसको पहले डिवाइड करेंगे फिर लॉग हाँ निकालेंगे। जी, हाँ जी, पहले ये पहले इनको इनका डिवाइड लॉग करेंगे अलग और पड़ेगा। फिर एंड पे लॉग। मोस्टली जो कंसंट्रेशन अगर दी भी होगी ना, तो वो इतने पॉइंट्स में दी होती है कि आप लोगों को समझ आती है कि इसका जवाब जो है ना, या तो 10 आएगा, यानी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, या तो 10 आता है या 20, मोस्टली मोस्टली 10 या 20, यानी 10 के मल्टीपल में आएगा। तो उसका लॉग लेना आसान हो जाता है। 10, लॉग ऑफ 10 इजिकल टू 1, लॉग ऑफ 20 इजिकल टू 2। ठीक है। तो मल्टीपल का लॉग लेना आसान होता है, तो आपके पास ये वाला जवाब बड़ी जल्दी निकल आता है। सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ता है, पीके दिया हो तो फौरन जवाब आ जाता है, लेकिन अगर के दिया हो तो उसका पहले पीके निकालना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ये वाला पोर्शन जल्दी याद हो जाता है। ठीक, चले आगे। जी मैम। मेरा ख्याल है कि ये ना हमारा लास्ट वाला था। हाँ, ये इसके, तो हाँ, एक ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, पहले इसकी डेफिनेशन जरा गौर से पढ़े। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन दैट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड कंपाउंड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम रात पहले ये भी देख लें कि रूम टेम्परेचर पर आप लोगों ने मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज कराई है। मैंने कहा रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप उसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, आप लोग क्या करो, उसको स्टोव पे रख के या बीकर के अंदर किसी भी ओवन के अंदर रखना शुरू कर दो, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, सोलूट को मजीद अब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 3 या 4 चम्मच चीनी या नमक मिला दें, वो हल कर लेगा। 5 करेंगे, 6 करेंगे, एक वक्त आएगा जब क्या होगा कि आप लोगों की जो मजीद शुगर की कंसेंट्रेशन आप लोग ऐड करोगे तो वो उसके अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होगी। फिर आप लोग क्या करते हो, उसको स्टोव पे रखते हो और उसको हीट अप करना शुरू करते हो। तो हीट अप के बाद, जिसे आप लोग चाशनी कहते हो, तो वो मैक्सिमम फ्लूइड की कंसेंट्रेशन को ऑब्जॉर्व करता है। तो जब तक मैंने उसे रूम टेम्परेचर पर रखकर उसके अंदर मजीद फ्लूइड हल करती गई, जब तक कि वो नीचे नहीं बैठ गया, वो उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। जब उसको हीट अप करना शुरू कर दिया और तब जाकर उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हल की, तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की सॉल्युबलाइज कराई है आपने सॉल्वेंट के अंदर, तो उस वक्त आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाली इक्वेशन भी आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही इस्तेमाल करते हो। ऐसे तमाम कंपाउंड जो पानी में बहुत, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहना चाहिए, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं कंपाउंड, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल से मेरा इनका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है, यानी जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ये बहुत कम सॉल्युबलाइज होते हैं। तो उस वक्त ये जितनी क्वांटिटी में सॉल्युबलाइज होंगे, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो लेड क्लोराइड है, बहुत मशहूर है, लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड, उसको क्या करते हैं, जैसे ही पानी में मिक्स करते हैं, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उसके अंदर सॉल्युबलाइज होता है, बाकी वो सॉलिड फॉर्म में वैसे का वैसे नीचे बैठ जाता है। तो कहता है एक सॉलिड कंपाउंड है जो उसी सॉल्वेंट के अंदर अवेलेबल है, और एक वो है जो उसके अंदर सॉल्युबल हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। तो वो जो डिसोसिएट हुआ है उसका उस सॉलिड कंपाउंड के साथ जो इक्विलिब्रियम आएगा, उसको आप लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। ये इस तरह से बनती है इक्वेशन। ये प्रोडक्ट आ गए केसी की फॉर्म में, और ये रिएक्टेंट आ गए। तो ये जो नीचे सॉलिड कंपाउंड है, जब ये जाके केसी से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपके पास बनेगा उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि इन दोनों के रिएक्टेंट कोफिशिएंट्स के इक्वल है। ठीक है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द के एस पी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। दो तरीकेकार है। अगर आपके पास इन दोनों की सॉल्युबिलिटी यानी ए और बी की कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप के एस पी निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो आप लोग ये दो चीजें निकाल सकते हो। दोनों तरह के न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं आप लोगों की बुक में। तो एक और क्वेश्चन उस बच्ची ने मुझसे पूछा था, उस, अगर मेरे पास यहाँ पे बुक अवेलेबल होगी, खैर, एक तो न्यूमेरिकल ये मैंने दिया हुआ है, ये मैंने बुक से नहीं दिया, आई थिंक ये बुक में नहीं है, मेरा ख्याल है। और एक आपकी बुक में था, वो फ्लोराइड वाला था। तो उस बच्ची ने मुझसे फ्लोराइड वाला पूछा था, मैं वो भी समझा देती हूँ आपको। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने लिखा हुआ है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैंने वो स्लाइड ऐड की हुई है, नहीं की हुई। पहले ये देख लें, आपके पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसके अंदर से निकला है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्सल। अच्छा जी, MgOH2 जब आप इसको डिवाइस करो, सॉरी डिसोसिएट करोगे, तो Mg+2 बनेगा,
साथ आएगा 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, इसकी सॉल्युबिलिटी, मैग्नीशियम की सॉल्युबिलिटी को कैपिटल एस से शो करा दो और इसकी सॉल्युबिलिटी को भी कैपिटल एस से। लेकिन चूंकि आपका 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सालाइन गिव राइज टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम पॉजिटिव टू मेटल बट गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सालाइन। MgOH ट्वाइस को जब डिसोसिएट करोगे तो Mg पॉजिटिव 2 प्लस 2OH नेगेटिव आएगा। तो OH के पीछे जो 2 लगा हुआ है उसका हो गया राइज टू कोफिशिएंट, उसका बन जाता, पावर बन जाती है उसकी, जो उसका जो भी कोफिशिएंट था। तो वो 2 थे तो यहाँ पे 2 आ गया। अब उस बच्ची को कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे 2 क्यों लगा है, अब उसकी पावर तो बन चुकी है लेकिन 2 क्यों लगा है। तो ये देखो, सोलबिलिटी का मतलब क्या है, क्या आप उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स को पानी के अंदर सोलबलाइज कर चुके हो। 1 मोल आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उससे मैग्नीशियम तो 1 मोल निकला है बट हाइड्रोक्सल तो 2 निकला है ना। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन बताओ, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी है जितनी मैग्नीशियम की है, आप कहोगे उससे डबल है। तो इसलिए इससे पीछे भी 2 लगा है और उसका स्क्वायर आया है, जो कि केसी के अंदर तो स्क्वायर आना ही था, ये केसी की वजह से स्क्वायर है बट उसकी कंसंट्रेशन की वजह से ये 2 जो है ना उसकी कंसंट्रेशन की वजह से है, जो उस सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल है, जो मैग्नीशियम से डबल है, ये 2 उस वजह से है और ये केसी की वजह से। केसी में आप लोग प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे लिखते हो, जो पीछे कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। ये जो स्क्वायर है ये उस वजह से है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो ये बन जाएगा 4s² मल्टीप्लाई बाय s होगा तो 4s³ बन जाएगा। ठीक है, के एस पी की वैल्यू उसने दी हुई है। आप लोग इधर से क्या करोगे, 4 पहले लोग उठाओगे और इधर आ जाएगा, ये डिवाइड होगा, जो भी आंसर आएगा उसके बाद क्या करोगे, क्यूब को खत्म करने के लिए स्क्वायर क्यूब, सॉरी, अंडर रूट ऑफ क्यूब लेते हो, जो कि 3 का क्यूब जो भी इसे कहते हैं, वो लेके आप उसका क्या करोगे, बेसिकली आप ये वाली कैलकुलेशन करना तो मुश्किल है, तो आपके पास जो वहां पे पेपर में फाइनल फॉर्म अवेलेबल होगी वो इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि इससे इधर आना ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो इस तरह की फॉर्म दे देते हैं, या इस तरह की फॉर्म पूछ लेते हैं, या ये वाली फॉर्म पूछते हैं। ये इन 2 स्टेप की लंबी कैलकुलेशन नहीं पूछते वो, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं ना वो अलो करते। तो या तो वो ये वाली पूछेंगे 4s³ वाली, के 5s³ आता है, 4s³ आता है, 3s³ आता है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, और या ये पूछ लेंगे। ठीक है, ये वाली नहीं पूछेंगे, ये मुश्किल होता है निकालना, इसलिए ये यहाँ तक या तो पूछते हैं, ये यहाँ तक पूछ लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, इसमें हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, मुख्तलिफ सेक्शन पढ़े, रिवर्स, मैम क्या क्या हैं, क्या क्या पूछते हैं? ये वाला, यानी आप लोगों से पूछा जाएगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ पे ना इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, ये तो सबको पता होता है, ये के एस भी उन्होंने खुद ही दी होती है, ये वाले एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, 4s² भी कह सकते हैं, और इसको s³ खाली s³ भी आ सकता है, 4s³, 3s³, 5s³, कुछ भी आ सकता है। बट अगर आप लोगों ने यहाँ से इक्वेशन ध्यान से सॉल्व की हो, यहाँ तक, एक यहाँ तक स्टेप लाना जरूरी है और दूसरा ये वाला स्टेप यहाँ तक, एक या तो एस निकालना पूछ लेंगे या इसका एक्सप्रेशन पूछ लेंगे, ये 2 चीजें ध्यान से याद करनी है। नीचे वाला जवाब तो कैलकुलेटर के बगैर निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, कुछ ज्यादा इसके अंदर, फिर भी अगर देखा जाए तो इसका, इसको 3 पे, पावर को 3 पे डिवाइड कर लिया जाता है। अगर बड़ा भी मुश्किल काम आ जाए तो आप लोग पावर को क्या करते हो, जो जिसका भी वो अंडर रूट होता है उससे डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीका का है इसको याद रखने का। हाँ जी, वो देंगे, के एस पी जितने भी कांस्टेंट है, चाहे वो के डब्ल्यू है, के डब्ल्यू तो है ही कांस्टेंट फॉर 25 पे, के सी जितने भी है, के ए के बी, ये सारे के सारे वो खुद देंगे, कांस्टेंट कभी भी याद नहीं करते, ना टेबलेटेड फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, कोई भी आप लोगों ने कांस्टेंट याद नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं, वो खुद देंगे, क्योंकि ये टेबलेटेड फॉर्म में होते हैं, ये पीछे से प्रोवाइडेड होते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को जरा, फर्स्ट ईयर की एक बच्ची ने मुझे मुझसे पूछा था, अगर तो आप लोगों के पास बुक हो, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका एग्जाम्पल नंबर बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 है चैप्टर नंबर 8 में, वो आप लोगों ने सबने देखनी है, क्या बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें के एस पी निकालना होगा, एस की वैल्यू दी होगी। ठीक है, एस की वैल्यू वो देगा, यहाँ पे, वहां पे एस की वैल्यू आप लोगों को अवेलेबल है, आप लोगों ने सिर्फ के एस पी निकालना है।
तो दो तरीकेकार है, अगर आपको केएसपी दिया है और आपसे एस पूछ रहा है तो आप ये निकाल सकते हो, इसमें तो यही किया हुआ है। और अगर आप लोगों को एस अवेलेबल है तो आप लोग केएसपी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे मॉड्यूल में हम लोगों ने जो पढ़ा है इक्विलिब्रियम और उसकी दोनों टाइप्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके रिएक्शन की जो हम लोग कैसे निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में, एंड एक्स ओवर वी वाली फॉर्म में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम और केसी का और प्रेशर और केसी का क्या रिलेशन है। ये चैक्टर प्रिंसिपल, उसका इफेक्ट पड़ा है क्या टेम्परेचर पे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, उसके अंदर कंसंट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इसके साथ हम लोगों ने केसी पढ़ा है, केसी के अंदर पीएच, पीओएच, इस्ट कांस्टेंट के बी पढ़ा है, कॉमन आइन इफेक्ट, इसकी एप्लीकेशन जो कि बफर सॉल्यूशन के फॉर्म में, और हम लास्ट पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर गए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का आज का खत्म, ये मॉड्यूल भी खत्म हो चुका है।